बेंगलुरु के साथ साथ हमारे देश में होने वाले भी मर्डर मिस्ट्री में से यह सबसे बड़ी उलझी और सनसनीखेज वाली मर्डर मिस्ट्री है। नाम होता है पूजा डे मर्डर। पूजा बतौर एक मॉडल थी, लेकिन उसमें बेंगलुरु का यह ऐसा हत्याकांड जिसमें कि पुलिस को भी आप सैल्यूट करने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप इस पूरी घटना को जानेंगे। देखिए, एक खूबसूरत लड़की की लाश मिलती है, ना उसकी कोई पहचान ना कोई सुराग। बेहद ही उलझी हुई अजीब मर्डर मिस्ट्री थी, जिसकी पहचान करने में पुलिस को 13 दिन लग गए। इन 13 दिनों में पुलिस के अफसरों की कई टीम की जांच की गई, 15,000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई, 14,000 जींस और वो 1200 टाइटन की घड़ी में सुराग की तलाश हुई। तब जाकर सुराग के नाम पर भी मिली तो एक अधूरी जानकारी। फिर अचानक नाराजगी में ही एक पुलिस अफसर ने फोन पर किसी से बात की। अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल गया। इन 13 दिनों में 24 घंटे की लगातार जांच के बाद शायद जो नहीं मिला था, वह छोटी सी लीड्स की मदद से पुलिस को महज 5 घंटे के भीतर पूरे केस का खुलासा कर दिया। तो आइए जानते हैं क्या है इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप क्राइम के स्टोरी चैनल को एक सच्ची क्राइम के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह करीब 5 बजे एक किसान, जिनका नाम मुनी राजू होता है, बेंगलुरु में कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली एक सड़क पर टहल रहे थे। उसी सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं, क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत ही बेंगलुरु पुलिस को दे दी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची। उस समय के थाने के इंस्पेक्टर थे बी राम मूर्ति। नाइट में बी राम मूर्ति ज़्यादा देर तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो घर पर जाकर सो रहे थे। सोते हुए महज 1 घंटे ही हुए थे उन्हें कि थाने से फोन आया। बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है जो एयरपोर्ट के पास लड़की की लाश मिली है। केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की अधूरी नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वो तुरंत ही स्पॉट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। उस क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी ने ईंट से मारा है और शरीर पर कई बार चाकू से भी हमला किया गया है। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू से भी मारा, ईंट से भी हमले किए गए, पर घटनास्थल पर कोई भी सामान नहीं मिला। न ही लड़की के पास कोई पर्स था, न ही कोई बैग। फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान मिले थे, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर तक पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी। कातिल और कत्ल के मोटिव का पता करना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान तक भी नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से तो अच्छे परिवार की लग रही थी। उसके जीन्स टी शर्ट टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह से उसकी पहचान करना। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन यह था कि लड़की की ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट और उसके टाइटन की घड़ी को कहाँ से खरीदा गया और किसने खरीदा उसका पता चल जाए। दूसरा यह था पास में ही एयरपोर्ट था, इसलिए यह पता चल जाए कि पिछले 1 से 2 दिन में कोई ऐसा महिला यात्री जिसकी टिकट बुक तो हुई हो लेकिन उससे फ्लाइट मिस हो गई हो। तीसरा यह था आसपास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की का लापता होने की सूचना। और चौथा यह था जिस गाड़ी वाले टायर के निशान मिला था उसके बारे में शहर में किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। इन तमाम एंगल पर जांच किए गए। कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम को ब्रांडेड जींस के बारे में पता लगाना था कि इससे अब इंडिया में कहां कहां बेचा गया और उसने किस किस ने खरीदा। एक टीम को टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुटी। इसकी जांच के दौरान पता चला कि जिस ब्रांडेड जींस उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 पूरे देश में बेची गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस ने यह पता लगाया कि जिस साइज की जींस लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी है।
तब पता चला कि उस साइज के करीब 800 जीन्स बेची गई है। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले के सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। चूंकि ब्रांडेड जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल मिल गई। अब इन सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्हें लड़की की फ़ोटो भेजनी शुरू की, लेकिन काफ़ी सारे नंबर बंद थे। हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद उसकी पहचान भी नहीं हो पाई। उधर पुलिस की दूसरी टीम, जो कि टाइटन घड़ी के खरीदार को तलाशने में लगी थी, उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया। कुल 1400 घड़ियाँ बेचे जाने की जानकारी हुई। पुलिस ने सभी के नंबर मांगकर उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। उधर अन्य टीमें सीसीटीवी फुटेज कार की तलाश में भी थी। इस दौरान उस एरिया में एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली, लेकिन उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख पाया। इससे कार का नंबर नहीं मिल सका। कुल मिलाकर इतनी मेहनत का नतीजा फिसल रहा था, यानी कि कोई भी सुराग नहीं मिल पाया अब तक। ये देखकर पुलिस की टीम मैचुरी में रखी डेड बॉडी के पास फिर से गई, क्योंकि कोई लावारिस लाश होती है जब भी कम से कम 2 दिन तक बॉडी को रखी जाती है और फिर उसे पोस्टमार्टम करते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत न आए। अभी 2 दिन हुए थे। लेडी पुलिस के अफसर ने पूरे शरीर पर किसी टैटू की एक जगह तलाश की। इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक जगह पर एस लिखा हुआ टैटू मिला। इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि उसका नाम एस से शुरू होता हो, या फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति या फिर किसी खास दोस्त का नाम भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही जीन्स और टाइटन की घड़ी में जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें से एस से शुरू होने वाले नाम का पता लगाया। तब टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या अब तक 115 तक पहुंच गई। यानी कि पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन एस वाले टैटू में 115 लोगों ने यह घड़ी खरीदी होगी। पुलिस ने फिर उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। जींस वाले में भी कोई जानकारी नहीं मिली। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसा एक भी यात्री नहीं था जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस ने जितने भी एंगल से जांच शुरू की थी, किसी से भी उस लड़की की पहचान करने में सुराग नहीं मिल पाया। इस तरह पुलिस की जांच में कुल 6 दिन निकल चुके थे, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी यह अभी तक पता नहीं चल पाया था। फिर कातिल और कत्ल का मोटिव का पता लगना तो अभी दूर की बात थी। अब उस लवालिस राज की जांच करते हुए 7वें दिन आ गया। पुलिस की टीम दिन रात में जुटी हुई थी, लेकिन हर कोशिश के बाद भी नतीजा 0 आ रहा था कि तभी एक कांस्टेबल को अहम जानकारी मिली। उसके खास इन्फॉर्मर ने बताया कि एक महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है और उस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस की उम्मीद की किरण जाग गई और तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जांच करने पहुंची। ये भी पता चल गया कि वो मारने वाला पति नॉर्थ इंडिया की तरफ का है। चूँकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन लग रही थी, इसलिए पुलिस की उम्मीद और बढ़ गई। पुलिस की तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंची। वो शख्स मिल गया। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने नीला सांद्रा में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश फेंक दी। पुलिस तुरंत उसके लाश तक लेकर चलने के लिए बोली। पुलिस उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। पुलिस जब उसके अनुसार एयरपोर्ट पर जाने लगी तब वो उस जगह नहीं गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी, बल्कि उससे काफ़ी दूर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया और फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहां लाश नहीं मिली। इस पर पुलिस ने पता लगाया, तब जानकारी हुई कि 1 हफ्ते पहले वाकई वहां एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने से संपर्क किया तो कन्फर्म हो गया। इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की लाश में न मिली हो, लेकिन दूसरे एक कत्ल का खुलासा हो गया। पर पुलिस की ये मेहनत फिर से 0 वाले नतीजे पर पहुंच गई। अब पुलिस फिर से खाली हाथ थी। अब पुलिस की टीमें लगातार काम करते करते काफ़ी थक चुकी थी। चिड़चिड़ापन आ रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से जांच के दौरान इंस्पेक्टर रामामूर्ति के पास कलकत्ता के पुलिस अफसर का भी बार बार फोन आ रहा था, लेकिन वो रामामूर्ति बेहद उलझे थे, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। अब 10 दिन बीत गए थे, तभी फिर कोलकाता पुलिस का फ़ोन आया। असल में 1 महीने पहले ही बेंगलुरु इंस्पेक्टर रामामूर्ति की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक साथी चोर
कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। इसने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा, उसके पास से लगभग 50 लाख का सोना मिला था। अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में कहीं कार्तिक का तो हाथ नहीं, इसलिए वो बेंगलुरु पुलिस से बात कर उस कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहती थी। इसलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फोन कर रहा था। उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन के थाने की पुलिस ने रामामूर्ति को फ़ोन किया था। तब उन्होंने फ़ोन उठा लिया और पिछली कॉल का रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगा। वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है, वो देखने में नॉर्थ इंडियन लगती है। हम लोग 15,000 से ज़्यादा लोगों मिलकर उसकी जांच कर चुके हैं, 15,000 से ज़्यादा लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है। उस व्यक्ति का नाम सुदीप डे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा डे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रामामूर्ति ने सोचा कि इसे भी चेक ही कर लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश वाली फ़ोटो उस कलकत्ता पुलिस को भिजवा देते हैं। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय उसकी जांच टीम के पुलिस से दिल्ली के अली नामक शख्स से संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी को आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली में ख़रीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा, पता चला कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने कन्फर्म किया कि सुदीप डे की जो पत्नी लापता हुई है उसका नाम पूजा डे है। और अब दिल्ली से अली ने फ़ोन कर बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दी है उसका नाम भी पूजा डे है। लेकिन पुलिस को असमंजस थी कि अगर वो पूजा डे है फिर सुदीप डे की पत्नी कौन है, अगर वो सुदीप की पत्नी है फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर यह सब बात साफ था कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदी थी। लिहाजा पुलिस अब उस लड़की पूजा डे मानकर जांच करने लगा। इसी बीच पुलिस को कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह पर लड़की की फ़ोटो भेजी। यहाँ पर भी किस्मत ने पुलिस का भी साथ दिया और दोनों ने कन्फर्म किया कि वो मरने वाली लड़की पूजा डे ही थी। लिहाजा पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई, क्योंकि अब आशंका यही लगा रही थी कि हो सकता है कहीं कलकत्ता में रहने वाले सुदीप को अपने पति के अफेयर में पता चल गया हो सकता है कि उसका मर्डर किया हो या फिर किसी से करवाया हो। इसके बाद खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग का कंप्लेंट किया हो। दूसरा एंगल से ये भी लग रहा था कहीं अली को पूजा ने धोखा में रख कर दोस्ती की और उसके बाद अली नाराज होकर उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी, अगर अली मर्डर करता तो वह पुलिस से संपर्क क्यों करता। इन सब के दायरे में पुलिस घिरे हुए थे। इस तरह पुलिस अली पर संदेह तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी को 100% न शक कर सकते हैं, न ही पूरी तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले ही अली के शक के दायरे में काम करना ही माना और सुदीप को ज़्यादा, लेकिन क्योंकि दोनों की पड़ताल शुरू हुई, बेंगलुरु में जो 20 पुलिस वाले थे उसमें से 3 टीम बनाई गई। सबसे छोटी टीम वाले एंगल की जांच में जुटी, अली को उसके संदेह के घेरे में लाया। बाकी 2 टीम, एक टीम कलकत्ता में रहने वाले सुदीप की पड़ताल की, जबकि एक टीम को पूजा डे का फ़ोन नंबर मांगकर उसके डिटेल निकाली गई और उसकी जांच करने की जिम्मा सौंपा गया। पुलिस की जांच में सुदीप बताते हैं कि 7 साल पहले वो एक दूसरे से शादी किया, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसकी उम्र मात्र 32 साल थी। वो मॉडलिंग करती थी, इसके साथ ही वो इवेंट मैनेजर भी थी। वो दिल्ली और बेंगलुरु आती जाती रहती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद मिला तो उसने एक दिन बाद मिसिंग की शिकायत पुलिस थाने में किया। उधर पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि वो मर्डर से एक दिन पहले पूजा डे बेंगलुरु पहुंची थी। अपने एयरपोर्ट से उबर कैब बुक किया था। इसके बाद बेंगलुरु के सिंहसादरा में बने सहारा पवेलियन होटल पहुंची थी। उसी होटल में वो रुकी थी। होटल आने के बाद भी कैब बुक करके कुछ लोगों से वो मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा डे रुकी थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। तब इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वही पूजा थी जिसकी हत्या हुई थी। अब पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई।
कब एंट्री हुई, कब आई, कब गई। तब होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात 3:50 को वो होटल से अपना चेकआउट किया था। उस समय एक कैब ड्राइवर लेने आया था। ये वही कैब ड्राइवर था जो दिन में पूजा को अपनी कैब से कहीं ले गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी। इसलिए पुलिस को यह समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही कहीं इसकी साजिश रची होगी। बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी होगी। अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर के सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा मिल गया और गाड़ी का नंबर भी। फिर क्या था, पुलिस ने जांच के 13वें दिन महज 5 घंटे के भीतर कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गई। कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था उसे नींद आ रही थी। चूँकि रात के 4 बज रहे थे, पूजा कैब वाले पर भरोसा करके कार में ही सोने लगी। उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोका और फिर लूटपाट करने लगा था। पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से पहले उसे मारा, फिर चाकू से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया था, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। इस तरह नागेश भी काफ़ी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से 3-4 बार हमला किया था। फिर रास्ते में मिली ईंट से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल और फ़ोन, सभी एटीएम कार्ड और सामान लूट लिए। इसे लेकर वो अपने घर आ गया। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह के 5 बजे के कुछ देर पहले ही अंजाम देकर फरार हो गया। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उसे चिक्काबरपुरा जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उसे कभी भी जमानत नहीं मिला। ये था मॉडल पूजा डे की दर्दनाक कहानी। अगर आप दोस्तों इस केस की बारीकी को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए वीडियो के लिए क्राइम की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।